हमेशा की बात ही आज हम प्रत्येक शुक्रवार की तरह एक नया व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित है और नई ऊर्जा के साथ मैं आज एक नए व्याख्यान को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि शिलोंग से भी जुड़े होंगे, जहां मैं अभी प्री फाइनल और फाइनल के दोनों ईयर के स्टूडेंट्स के साथ एक लेक्चर के माध्यम से बातचीत करके आई और मुझे वहां का स्पिरिट पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि वो भी इसी व्याख्यान माला वाले प्लेटफॉर्म पर जुड़कर बहुत सारे संख्या में अच्छे चिकित्सक निर्माण करने की ओर अग्रसर होंगे। इस व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आज आपके सामने डॉक्टर दीक्षा खतुरिया का परिचय करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर दीक्षा ने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से की और आप अभी वर्तमान समय में उदयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में कार्य कर रही है। इससे पूर्व आपने राजस्थान सरकार में मेडिकल ऑफिसर के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हुई है। आप प्रतिभावान छात्रा रही है और आज भी आयुर्वेद के लिए जो हम कहते हैं कि जहां कम वहां हम, कि हम इस पैथी के बारे में सोचेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको प्रेरित करेंगे और बहुत सारे अच्छे विद्वान चिकित्सक को निर्माण करेंगे, उसी का कार्य में आपकी महत्वपूर्ण सहभागिता भी रहती है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ और आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली मैं हमेशा आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि आयुर्वेद की मशाल को आगे आगे अपने स्टूडेंट्स पे और बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इससे जोड़ सकूं। थैंक यू सो मच मैम। आज विश्व आयुर्वेद परिषद के 336 व्याख्यान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा व्याख्यान डॉक्टर राजेंद्र कुमार सोनी द्वारा दिया जाएगा। मैं सर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप सबको बता देती हूँ। सर हैज डन हिज यूजी फ्रॉम ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद पीजी कॉलेज हरिद्वार and MS in Shalakya Tantra from IPGT-RA Jamnagar, Gujarat. Sir has teaching experience of 9 years of UG and 6.5 years of PG teaching experiences. सर ने बहुत से सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। सर के ऑलमोस्ट 26 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं इन वेरियस नेशनल इंटरनेशनल जर्नल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली ये बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक टॉपिक है चिकित्सा की दृष्टि से। तो ओवर टू यू सोनी सर फॉर योर लेक्चर। थैंक यू दीक्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स विश्व आयुर्वेद परिषद टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यू ऑन दिस टॉपिक in front of all the Ayurvedic knowledge gainers, and I want to thank हेतल मैडम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैडम, कैन यू सी माय पीपीटी? Yes sir, it is visible. Okay, thank you. So shall we start? जी डॉक्टर साहब। Yes, जी। Okay, thank you very much. So today's topic is age-related macular degeneration. Macular degeneration, as you see, there is 3 terms in this disease: age, macula, and degeneration. So आज के समय पर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भी कार्य है या जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं, वो पर्टिकुलर नॉलेज आँख के द्वारा ही आप नॉलेज को 90% ऑफ द नॉलेज गेन बाय द विजुअल परसेप्शन। सो आज के समय पर बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण डे बाय डे विजुअल लॉसेस हो रहे हैं, इरिवर्सिबल विजुअल लॉस हो रहे हैं। सो why this topic is important for us? As you know
the main, the 8th part of the Ayurvedic description, one of the part is called Rasayan Chikitsa. The main contribution of Ayurveda in preventing geriatric disorder in the form of Rasayan Chikitsa had received much applause even from the modern world. क्यों? क्योंकि जितनी भी पर्टिकुलर डिसीजेज हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, उन पर्टिकुलर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में आज भी मॉडर्न मेडिसिन के पास किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन, क्योंकि आज के समय पे टिल डेट 240 मिलियन पीपल सफर विद मैकुलर डिजेनरेशन एंड this is very vast category for the irreversible visual loss, and modern side having only and only multivitamin therapy. So there is no cure by this type of treatment, but we are having a Rasayan therapy that is rejuvenating, that is having rejuvenate property, so we can rejuvenate the tissue, especially we having the geriatric treatment. So particular this has been successful in containing and delaying senile changes, especially premature senility. So we can contribute a lot to prevent this type of degenerative disorder through our principle. ARMD, as you know, this is a senile degenerative disorder which contributes as a chief cause of legal blindness internationally. ये साथ साथ में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर आयु को 3 पार्ट में बेसिकली बांटा गया है, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था. अगर वृद्धावस्था की हम बात करें तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि वृद्धावस्था अपने आप में ही एक रोग है, एक व्याधि है, उसी तरह से एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन भी एक वृद्धावस्थाजन्य व्याधि है, जिसमें कि क्षयज कंडीशन, वो पर्टिकुलर कंडीशन जो नेत्र के जो टिश्यू है उनमें क्षय की अवस्था को उत्पन्न करे. इस अवस्था क्षय से बचने के लिए हमारे पास जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स हैं उनके द्वारा न केवल हम मैकुलर डिजेनरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि हम सभी तरह के डिजेनरेशन में अच्छे से उसको क्योर कर सकते हैं. और अगर नहीं भी क्योर कर सकते, आपने एक टर्म सुना होगा कि एक चीज होता है क्योर करना और एक चीज होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना. कई सारी डिसीजेज इस तरह की हैं जहां पर कि हम उस पर्टिकुलर डिसीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कंट्रोल करके उसकी पैथोजेनोसिस को ब्लॉक करके हम एक इस स्टेज में ला सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पेशेंट एक क्वालिटी लाइफ को जी सके और किसी पर डिपेंड ना रहे. सो दिस टाइप ऑफ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर डेफिनेटली प्रिवेंटेड बाय द आयुर्वेदिक रसायन चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत. बिकॉज वी हैव द वाइड रेंज ऑफ चिकित्सा सिद्धांत has a very potential manner, and that this is a contributory role in the treatment of this type of disorder, degenerative disorders, especially for the ophthalmic diseases. With the aid of Ayurvedic ophthalmology, it is not only possible to prevent the progression of a disease, but also to improve up to a significant level in many cases. साथ में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं आज के समय पर जिनका कि मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, रिकरेंट यूवियाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर्स, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मायोपिक डिजेनरेशन, ड्राई आई, a range of diseases, that diseases but not cured by modern treatment. So the modern world see hungrily to the Ayurvedic physicians or Ayurvedic treatment, and we can prevent these type of diseases by the our Chikitsa Siddhanta. by our Chikitsa Siddhanta. So
As you know, the importance of the चक्षु। आप सभी लोगों ने ये श्लोक पढ़ा होगा, चक्षुरक्षायाम सर्वकालम मनुष्य यत्नः कर्तव्यो जीवते तावदिच्छा व्यर्थो लोको अयम तुल्य रात्रि देवानाम पुरुषम अध्ययनाम विद्यमाने अपि विद्य। Means this beautiful word is no use for a blind, however healthy he may, because day and night are same for him. So one should always strive hard to preserve this vision lifelong. चक्षु रक्षायाम सर्वकालम, इस पर्टिकुलर श्लोक जो कि आचार्य बागभट्ट ने दिया, इस पर्टिकुलर श्लोक को मैं अपनी तरीके से थोड़ा डिफाइन करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर श्लोक है जिसमें कि कहा गया है कि चक्षु रक्षायाम सर्वकालम, मैं इसको जब एक्सप्लेन करता हूं तो मैं अपने जिनके साथ भी मेरा डिस्कशन होता है उनको मैं बोलता हूं कि इसको हम दृष्टि रक्षायाम सर्वकालम के रूप तरह भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टि, विजन अगर ओके है, चक्षु अगर एनाटॉमिकली आप देखें तो नेत्र में कुछ ही दूसरी जगह पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो विजन उतना थ्रेटन नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर ये वो कंडीशन है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन रूट है, जो लाइट रेज का रूट है, अगर उस पर्टिकुलर रूट में किसी भी तरह का व्यवधान होता है, मीन्स सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया में कोई डिसीज होती है, या सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस में कोई प्रॉब्लम होती है, या रेटिना में कोई प्रॉब्लम होती है, मीन्स अगर सिंपल शब्दों में हम इसको समझें तो जो विजुअल एक्सेस है, अगर उस पर्टिकुलर विजुअल एक्सेस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो दृष्टि का व्यवधान होगा, और इसीलिए हमें हर हालत में दृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मॉडर्न साइंस कहती है कि सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया को हमेशा बचाना चाहिए। So first we are discuss what is age related macular degeneration. Age related macular degeneration क्या है? As you say or name suggests, this disease considered with the macula. So macular area, in that condition macular area undergo degenerative changes resulting in the formation of drusen and pigmented epithelium defect, which is long term result in neovascularization. आप सब लोगों को पता है कि रेटिना में दो पार्ट है, ठीक, एक रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड सेकंड वन इज न्यूरोसेंसरी रेटिना। देयर आर 10 लेयर्स ऑफ रेटिना, वन इज रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड 9 लेयर कंबाइनली known as sensory retina. So if there any connection break in these two, then the any deposition or proteinous deposition in between them, it is called drusen, or it further create the pigmented epithelium defect, and at last it is converted into the neovascularization. As it is maculopathy, so affecting the central vision, it also affect day by day routine of the patient. यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज को, एक एक टर्म को, जो भी एज, मैकुला और डिजेनरेशन, इससे इसके क्या क्या मीनिंग्स हैं इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लें। सो व्हाट इज एजिंग इन मेडिकल पॉइंट्स? एजिंग इज डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शनल कैपेबिलिटी and an elevation in risk of disease that occur with advanced age. So as we grow, as we are increasing age, the functional capacity of the tissue or the cell is progressively decreased. So the action of the cell is not proper in that age. From a biomedical point of view, aging is associated with illness. हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि वृद्धावस्था अपने आप में एक व्याधि है, लेकिन यहाँ पर अगर सिंपल शब्दों में देखें तो दो तरह की एजिंग है, एक प्राइमरी एजिंग और एक सेकेंडरी एजिंग। प्राइमरी एजिंग कि आप किसी भी तरह की, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज नहीं है,
और वो नॉर्मल लाइफ स्पान जीता हुआ विदाउट एनी डिसऑर्डर्स अपनी एज को पूरा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एजिंग। अगर कोई व्यक्ति है और उसमें कोई रोग भी है, मीन्स some decline or losses across lifespan are due to illness, that is called secondary aging. So अगर जैसे कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने कहा कि समदोषा समग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मने इंद्रिय स्वस्तित्व विधीयते, पहले सिर्फ यही होता था कि अगर आप फिजिकली फिट हैं then you are healthy, but nowadays the transaction between biophysical, behavioral and social environmental circumstances, अगर इन तीनों ही पैरामीटर्स पर कोई व्यक्ति फिट है, then we called this is a healthy person. In fact, quality of life of an individual depends on all of these circumstances. Means उसको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, और उसका सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि प्रसन्न आत्मना इंद्रिय, इसके साथ ही हम किसी भी व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रख सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजिंग। वन इज सक्सेसफुल एजिंग, एजिंग विद डिसीजेज एंड फंक्शनल डिक्लाइन। मीन्स आप अगर किसी पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, सारी टेस्ट कराते हैं और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं है, दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल एजिंग, गुड हेल्थ, डिसीज फ्री, नो फंक्शनल डिफिशियंसी। सेकेंड थिंग, एजिंग विद डिसीज। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि CRF है या कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लीवर डिसऑर्डर है, वो भी एजिंग उनमें भी हो रहा है, कंटिन्यूअसली एज उनकी बढ़ रही है, लेकिन वो एजिंग विद डिसीज है, सम टिश्यू आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग इन दैट टाइप ऑफ बॉडी। कुछ कंडीशंस इस तरह की भी होती है कि फंक्शनल डिक्लाइन, आपने देखा होगा कई तरह से पुअर कॉग्निशन है या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इम्यूनोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं, जिनमें कि आप बाहर से वो पर्टिकुलर विटामिन, वो पर्टिकुलर हार्मोन्स उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से उसकी एजिंग या उसकी बॉडी सही तरीके से काम करती है। सो अगर सिंपल इन अ सिंपल मीनिंग, एजिंग इज प्रेडिक्टेबल, मीन्स एवरीबडी नोज कि उसको एज चेंजेस होने ही है, इनएविटेबल, आप उसको बदल नहीं सकते, वो बैक नहीं हो सकती। प्रोग्रेसिव मीन्स धीरे धीरे ही आगे जाएगी। वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स कई बार ऐसे देखा गया है कि बहुत कम एज में भी एजिंग के चेंज आने लगते हैं, या कोई भी पेशेंट डिसीज से पीड़ित है, जैसे किसी को अगर ग्रेड 4 कार्सिनोमा है, इन दैट कंडीशन इफ द पेशेंट टेकिंग एनी कीमोथेरेपी और एनी स्टेरॉइड्स, आपने देखा होगा उसमें एज चेंजेस जल्दी आने लगते हैं। सो दिस इज वेरिएबल, दिस इज ऑल अबाउट एजिंग। रेटिना के बारे में जो आप लोगों को पता ही होगा एनाटॉमी, कि आपकी जो आई की थर्ड लेयर है, न्यूरो जो लेयर है, जो न्यूरॉन से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। इट हैज 10 layers, thin, delicate, innermost transparent tunic of the eyeball. It extends from the optic disc to the ora serrata. It is divided into 3 parts. Number 1, optic disc, जहां से कि सारे फाइबर्स मिलके पीछे की ओर निकलकर ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। सेकेंड वन इज पेरिफेरल रेटिना। Third thing is macula. So we are considering with the macula because we are discussing on the macular degeneration. What is macula? The center part of the retina is called macula, and the macula posterior retinal portion, that is containing xanthophylls and 2 or more layer of ganglionic sac. Macula is about 5.5 mm in diameter and centered 4 mm temporal and 0.8 mm inferior to the center of the optic disc. यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें सेंटर पार्ट ऑफ द मैकुला इज कॉल्ड अम्बो, देन फोवियोला, देन फोविया सेंट्रलिस, देन पैराफोबिया एंड पेरिफोबिया। सो इट इज ऑल अबाउट द मैकुला। मैकुला के बारे में थोड़ा और मैं जिस पर्टिकुलर डिसीज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं
एरिया को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि जो मैकुला है, सेंट्रल विजन इज गेन्ड बाय द मैकुला। कलर विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी मैकुला है। साथ में जो फिक्सेशन है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है, ये सारी चीजें डिपेंड्स करती हैं मैकुलर फंक्शंस पर। अगर मैकुला सही से काम कर रहा है देन you can see perfectly in the central vision, you can appreciate the color, contrast, sensitivity, these type of thing. अगर मैकुला में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका सेंट्रल विजन लॉस होगा, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आएगी, कलर विजन में प्रॉब्लम आएगा, डे विजन में प्रॉब्लम आएगा। सो ये एनाटॉमी और इसके जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके बारे में। व्हाट इज डीजनरेशन? आज के समय पर पूरी दुनिया डीजनरेशन के पीछे, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स के पीछे भाग रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हाइपरटेंशन, hyperlipidemia, these type of conditions, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सभी के सभी ओवरऑल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सभी वो पर्टिकुलर चीजें हैं जो बॉडी के टिश्यू को डीजनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि दो टर्म होते हैं, एक डीजनरेशन, इफ यू आर नॉट प्रिवेंटेड द सेल इन द स्टेज ऑफ डीजनरेशन then it is atrophied. So degeneration एक वो पर्टिकुलर प्राइमरी स्टेज है जहां पर कि आप के लिए, करने के लिए, जानने के लिए और रोगी की सहायता के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस है। डीजनरेशन है क्या एक्चुअल में? सो डीजनरेशन इज अ डिटोरिएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, डिटोरिएशन and loss of specialized function of the cell of a tissue or an organ. The main point is this is only and only deterioration and loss of specialized function. Loss of specialized function means cell इस particular condition पर alive है, ये dead नहीं है। क्यों ऐसा होता है? पूरी बॉडी में हमारे, आप लोगों को पता है कि जो भी न्यूट्रिशन है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू ही जाता है। अगर कहीं भी ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी या ब्लड सप्लाई, इफ द ब्लड सप्लाई इज compromised देन द डिजनरेशन ऑफ द सेल्स अकर, और may due to the deposition of calcium salt, fat, fibrous tissue in the affected organ or tissue. So these are the causes of the degeneration. Currently acceptable terms are retrogressive changes, means वो particular change जिनको कि आप वापस ला सकते हैं, retrogressive changes. Reversible cell injury means cell is not totally dead, reversible. One एक पर्टिकुलर कंडीशन पर उसको न्यूट्रिशन मिलने से वो पर्टिकुलर सेल रिवर्ट बैक अपने नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर लेगी। नॉन लीथल मीन्स डैमेज पूरी तरह नहीं है। बिकॉज, कारण क्या है? बिकॉज न्यूक्लियस इज अलाइव एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंजीरियस एजेंट कैन ब्रिंग बैक सेल टू द ओरिजिनल स्टेटस। आप ओरिजिनल स्टेटस पर जैसे ही उसके जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को रिमूव करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सेल डिजनरेटिव कंडीशन से रिवर्सिबल सेल इंजरी है चुकी है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में उसकी जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो पर्टिकुलर फंक्शंस दोबारा क्रिएट हो जाएंगे और सेल अपने नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगी। प्रेवलेंस, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं? क्योंकि 10% ऑफ द इंडिविजुअल बिटवीन द एज ऑफ 55 to 65 ईयर हैव लॉस्ट सम सेंट्रल विजन। आज के समय पर वृद्धावस्था में अगर नेत्र की दृष्टि का चला जाना अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विद द फैमिली। सो
अगर पेशेंट इस पर्टिकुलर एज में किसी भी तरह से उसको विजन थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, दिस इज मोस्ट डेंजरस। इन FES स्टडी the estimate of 5-year incidence rate was 2.5 in 65 year, 6.7 in 70 year, and 10.8 in 75 year. Important is this, in recent study 2020, 196 million population are suffer with this condition, and American Ophthalmic Society said that in 2040 288 million population are suffer with the macular degeneration, and North Indian are more prone for this type of degeneration, macular degeneration. So this is very, very important for us to prevent these type of diseases and give a contribution to the society. These are the risk factors which create the age-related macular degeneration. एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि नाम में ही है एज-रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। लगभग आज के समय पर 45 ईयर से 50 ईयर के समय पर हमें सभी पेशेंट्स का रेटिना चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में हमें इसके चेंजेस मिल सकते हैं। मेल्स आर मोर इफेक्टिव, ब्लैक्स आर मोर इफेक्टिव। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे ही स्मोक कोई व्यक्ति करता है, कंटिन्यूअसली अगर स्मोकिंग करता है, तो उस कंडीशन में जो नाइट्रस अमाइंस हैं, वो पर्टिकुलर नाइट्रस अमाइंस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई लॉस होती है, और ब्लड सप्लाई लॉस होने से सेल्स के पास न्यूट्रिशन कम पहुंचता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर सेल अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं कर पाती, डिटोरिएट होती है। यह लाइट आयरिस कलर है, जिसके कारण कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पूरी तरीके से नहीं रुकता है। हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, एल्कोहल, जंक फूड, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मीन्स अगर किसी मदर फादर में से किसी को भी अगर एज रिलेटेड मैकुलर चेंजेस हैं, तो 50% चांस है कि उसके प्रोजनी को भी ये प्रॉब्लम होने वाली है। मैकुलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट में जो पर्टिकुलर मैकुलर थिकनेस है वो पहले से ही कम है, तो वो प्रोन है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सो मोस्टली एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन अपने आप में, एज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिसीज। मेल्स स्मोकिंग, एल्कोहल, जंक फूड, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और ये सारे वो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिनमें कि ये पर्टिकुलर डिसीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, वन इज ड्राई फॉर्म and another one is wet form. Dry form also known as non-exudative ARMD और नॉन नियोवास्कुलर। लगभग 90% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ड्राई टाइप ऑफ ARMD के होते हैं, जबकि वेट टाइप मींस एक्जुडेटिव ARMD और नियोवास्कुलर जो ARMD है, इसके 10% केसेस देखने को मिलते हैं। आखिर क्या है ये दोनों, नॉन एक्जुडेटिव ARMD और एक्जुडेटिव ARMD, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो नॉन एक्जुडेटिव ARMD है, इसमें किसी भी तरह का नियोवास्कुलराइजेशन नहीं होता, लेकिन जो इनिशिएशन ऑफ द डिसीज स्टार्ट विद दिस कंडीशन, बिकॉज रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ब्रूस मेम्ब्रेन इन पर्टिकुलर में, शायद इसमें कुछ लोग BMS के होंगे, तो मैं आप लोगों को पहले एक फिगर दिखा दूं। यहाँ पर आप एक फिगर देख पा रहे होंगे जिसमें आपको रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम दिख रही होगी। इसमें दो पार्ट हैं, जो रेड से शो हो रहा है वो कोरोइड है। कोरोइड एक्चुअल में वास्कुलर लेयर है, जो कि पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई कराती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है।
उसके साथ अटैच रहती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको ब्रूस मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसके बाद न्यूरोसेंसरी रेटिना होती है। सो ऐसी कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ब्रूस मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है, इन दोनों के बीच में जो एक रेटिनल ब्लड बैरियर है, आरबीबी रेटिनल ब्लड बैरियर, ये पर्टिकुलर रेटिनल ब्लड बैरियर अगर किसी भी तरह से डैमेज होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो प्रोटीनियस और लिपिड पार्ट है वो पार्ट आरपी और ब्रूस मेम्ब्रेन के बीच में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनको हम जो एक लिपोफ्यूशन मटेरियल है, प्रोटीन है, ये कलेक्शन को ही हम ड्रूसिन नाम देते हैं और ये पर्टिकुलर ड्रूसिन ही सबसे इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल साइन है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन को, ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो जिस पर्टिकुलर पार्ट के नीचे ये डिपोजिशन रहता है वहां की रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और ये धीरे धीरे एट्रोफाइड होने लगती है। सो फर्स्ट involve thickening of the retinal pigmented epithelium and Bruce membrane layer, then the formation of the drusen, and after there is no nutrition supplement, so RPE atrophy and photoreceptor atrophy is there. The degeneration of the retinal pigmented epithelium continue with the drusens. The advanced form of age-related macular degeneration is characterized by atrophy of retinal pigmented epithelium and loss of choriocapillaries called as geographic atrophy. This is all about dry type of ARMD or non-exudative type of ARMD. So what is exudative type? Exudative type सिर्फ 10% केसेस में हमें एक्सुडेटिव ARMD देखने को मिलती है। इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू वेसल्स की प्रोसेस स्टार्ट होती है सब रेटिनल और सब आरपीई में, जिसके कारण की ब्लड है, फ्लूइड है, लिपिड्स हैं, ये पर्टिकुलर उन वेसल्स के थ्रू लीक होने लगते हैं और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और ब्रूस मेम्ब्रेन के बीच में या रेटिनल लेयर्स के बीच में फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है, पॉकेट्स बनने लगती हैं, सीरस कलेक्शन होने लगता है, जिसके कारण कि हम इसको जो नाम दिया गया है वो एक्सुडेटिव ARMD दिया गया है। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? अगर किसी पेशेंट में मैकुला में डिजेनरेशन हो गया है तो उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि जो मैकुला के फीचर हैं, वो जो मैकुला की फंक्शन है, वो फंक्शन ही अपने लेके वो पेशेंट आएगा कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा। जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो हमें कहता है कि मेरा सेंट्रल विजन जो है वो ब्लर हो गया, सेंट्रल विजन को मेंटेन करना किसका काम है? मैकुला का। सो यू कैन कंटिन्यू विद द मैकुलर एग्जामिनेशन। डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, डिमिनिश्ड डे विजन, central or paracentral scotoma, problem with glare or contrast, poor dark adaptation, difficulty in reading fine prints, ये पर्टिकुलर सारी। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज मेटामॉर्फोप्सिया। मेटामॉर्फोप्सिया डिस्टॉर्टेड विजन को बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट हमें ये बोलता है कि मेरे घर की जो खिड़कियां हैं या जहां पर कोई राइट एंगल पर कोई भी चीज लगी हुई है वो उसको तिरछी दिखती है या टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, या उनका जो स्पेस है वो स्पेस प्रॉपर नहीं दिखता, कुछ आगे कुछ पीछे दिखता है या वो हिलती हुई दिखाई देती हैं, ऐसी कंडीशन में आपको ये मैकुलर एग्जामिनेशन करने की पेशेंट को जरूरत है। साथ में अगर कोई पेशेंट आपको बताता है कि मेरा जो सेंट्रल विजन है वो सही नहीं है, मुझे बीच में देखने में प्रॉब्लम आती है या ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन में आप मैकुलर एग्जामिनेशन आपको कराना चाहिए। या कोई पेशेंट आपको कहता है कि मैं जब उजाले से अंधेरे की ओर जाता हूं तो मुझे कुछ ज्यादा टाइम लगता है, ये सारी वो कंडीशंस हैं जहां पर कि आपको पेशेंट को मैकुलर एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है। सो ड्रूसन एक्चुअल में क्या है? ड्रूसन
एक ये जो पैथोलॉजी है इस पर्टिकुलर डिसीज की, एजिंग अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। अगर एजिंग के साथ किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए, अगर किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स वो स्मोकर है या उसकी एज अराउंड 70 है, हाइपरलिपिडीमिया है, इस तरह की अगर कंडीशंस हैं, या उसका जेनेटिक प्रोफाइल इस तरह का है, जो मैकुलर थिकनेस है वो उसकी कम है, तो इन सारी कंडीशंस में दो जगह चेंजेज होने वाले हैं, एक आरपीई चेंजेस और दूसरा कोरियो कैपिलरी चेंजेस। रेटाइनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो है, रेटाइनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का एक काम होता है फैगोसाइटोसिस, मीन्स जो वो पर्टिकुलर कोई भी आरबीबी को मेंटेन करना, रेटाइनल ब्लड बैरियर को मेंटेन करना, किसी भी प्रकार की कोई अनवांटेड सब्सटेंस रेटिना के अंदर इंटर ना हो सके, इस चीज का ध्यान रखना। ये कंडीशन जो फैगोसाइटोसिस कहलाती है, आरपी सेल्स की कम होने लगती है एजिंग और रिस्क फैक्टर्स के साथ में रेडिकल स्कैवेंजर एक्टिविटी, मीन जो फ्री रेडिकल्स हैं सुपर ऑक्साइड वगैरह, इन पर्टिकुलर रेडिकल्स को वो क्लियर नहीं कर पाती रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसकी वजह से अनवांटेड सब्सटेंस अंदर आने लगते हैं। और जो कोरियो कैपिलरीज है, इन कोरियो कैपिलरीज का एज के साथ जो सरफेस एरिया है वो कम होने लगता है, और एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो एंडोथेलियल सेल्स भी संख्या में कम होने लगती हैं, जिनके कारण की अगर ये दोनों कंडीशन होंगी, मींस रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का वर्किंग सही नहीं होगा, फैगोसाइटोसिस वो नहीं कर पाएगी और रेडिकल्स को नहीं निकाल पाएगी, कोरियो कैपिलरीज में एंडोथेलियम जो कि एक टाइट जंक्शन बनाती है, कोई भी चीज अंदर एंटर नहीं हो सकती है, अगर वो टाइट जंक्शन ब्रेक हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो ब्रूस्ट मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड और एक्सट्रिंसियस मटेरियल का डिपोजिशन होने लगता है, और जिसके कारण अगर कोई भी चीज कहीं पर डिपॉजिट होगी तो उसकी थिकनेस क्या होगी, बढ़ने लगेगी। जब थिकनेस बढ़ेगी तो और साथ में डिवेरिस और जो रेडिकल्स हैं वो नहीं निकल पाएंगे, तो ये एक कलेक्शन करेंगे, वो पर्टिकुलर कलेक्शन होगा लिपोफ्यूजन और प्रोटीनिशियस मटेरियल। यही लिपोफ्यूजन और प्रोटीनिशियस मटेरियल कलेक्टिवली कहलाएगा ड्रूसिन। ड्रूसिन एक बॉडी है, एक मटेरियल से बना हुआ एक पार्ट है। ये पर्टिकुलर पार्ट ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो बैरियर था वो पर्टिकुलर बैरियर ब्रेक हो गया है, जिसके कारण कि जो चीज वहां कलेक्ट नहीं होनी चाहिए थी वो पर्टिकुलर चीज वहां पर कलेक्शन हो रही है। कहाँ हो रही है? ब्रूस्ट मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के बीच। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जहां पर ये डिपोजिशन होगा वहां से कैपिलरीज के द्वारा जो ब्लड जाना चाहिए था, जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए था, वो न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा, मीन्स डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ आरपी एंड रेटिना। और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स डैमेज होने लगेंगी, फोटोरिसेप्टर डैमेज होने लगेंगे, और अल्टीमेटली जो कंडीशन डिजनरेशन की थी वो एक्चुअल में अगर इसको न्यूट्रिशन वहां मिल जाता तो ये कंडीशन रिवर्ट बैक हो सकती थी, लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेटली ड्यू टू डिड्रूशन दिस कंडीशन इज चेंज इनटू द जियोग्राफिक एट्रोफी। एक पर्टिकुलर जिसको मैप की तरह एक पर्टिकुलर जगह पर ही अगर एट्रोफी होती है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं जियोग्राफी, मीन्स एक सिलेक्टिव एरिया में जब एट्रोफी होगी दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक एट्रोफी। ड्रूसिन भी कई तरीके के होते हैं, सॉफ्ट ड्रूसिन, हार्ड ड्रूसिन, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम अर्ली ARMD, इंटरमीडिएट ARMD और एडवांस ARMD में कैटेगराइज करते हैं। मीन्स अगर हमें कुछ ही ड्रूसिन मिलते हैं लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की कोई फीचर्स नहीं है तो हम कहते हैं दिस इज अ केस ऑफ अर्ली ARMD। बट
If the drusen size is 63 to 124 micron, or at least one large drusen is there that is greater than 124 micron, and geographic atrophy that does not involve the central retina, then it will be categorized into the intermediate ARMD. And if there is a neovascularization occur with the geographic atrophy and all of the drusen is there, then it is the case of advanced ARMD. So this is the diagrammatic representation of the pathogenesis of the ARMD. Here you can see with the blue line collection of lipofuscin and proteinaceous material that is called drusen in between the retinal pigmented epithelium and Bruch's membrane. So you clearly seen in this figure, in that area choriocapillary is not connected with the retinal pigmented epithelium due to the elevation, and elevation is due to the collection of the lipofuscin and proteinaceous material, and the proteinaceous material and lipofuscin is collectively called drusen. So the primary pathogenesis will start with the drusen only. These are the investigative tools for the diagnosis of the ARMD: Amsler grid chart, slit lamp biomicroscopy, OCT, optical coherence tomography, indocyanine green angiography, fundus fluorescent angiography. Generally, जैसे कि we are blessed with having the OCT tools in National Institute of Ayurveda. OCT is a wonderful tool to diagnose the retinal diseases. First, it is a non-invasive imaging technique. मीन्स आपको किसी भी तरह से कुछ भी इन्वेशन नहीं करना है, पेशेंट को सीधा मशीन के सामने बिठाना है, पीपल को डायलेट करना है, और 10 लेयर जो रेटिनल 10 लेयर का सेक्शनल इमेज है, क्रॉस सेक्शनल इमेज है, वो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल इमेज हमारे सामने आ जाता है. इसके थ्रू हम रेटिना, कोरोइड, विट्रस, ऑप्टिक नर्व या ड्रूसन का स्टेटस क्या है, देयर इज जियोग्राफिक एट्रोफी है या नहीं है, इन सारी चीजों को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं. रियल टाइम हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है इसमें होता है, जिसके कारण कि एक बहुत कम मिलीमीटर तक की चीजों को और बहुत छोटी से छोटी चीजों को ओसीटी डायग्नोस कर सकती है. दिस इज अ नॉर्मल ओसीटी ऑफ द नॉर्मल आई. हाइपर रिफ्लेक्टिव पैटर्न, नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पैटर्न और हाइपो रिफ्लेक्टिविटी पैटर्न, 3 पैटर्न पर ये काम करती है. जो फोटो रिसेप्टर लेयर है वो हाइपो रिफ्लेक्टिविटी पैटर्न पर काम करते हैं, मीन सबसे कम रिफ्लेक्टिविटी वहां पर शो होगी. एक्चुअल में देखा जाए तो ओसीटी एक कलर कोडिंग है, ठीक है. किस पर्टिकुलर पार्ट से जो आप लाइट अंदर भेजते हैं वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है, उसी का एक क्रॉस सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है. हाइपो रिफ्लेक्टिव लेयर जो ओसीटी में दिखेंगी, यहाँ पर आप 10 लेयर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर रेटिना की, और साथ में आरपी और ब्रूस मेम्ब्रेन का कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है. दिस इज अ नॉर्मल ओसीटी. गैंग्लियोनिक सेल लेयर, इनर न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर, एक्सटर्नल लिम्फटिन और फोटो रिसेप्टर, ये जो पर्टिकुलर 5 लेयर हैं ये हाइपो रिफ्लेक्टिव लेयर हैं, और बाकी की जितनी भी लेयर्स रहती हैं वो सभी हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर रहती हैं. यहाँ पर आप देखें, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो येलो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट लाइन है. लेकिन अगर आप ARMD में पहले तो मैकुलर पार्ट में देखें तो आपको कुछ येलो डॉट्स दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रूसन. ड्रूसन को अगर ओसीटी में आप देखेंगे तो जो येलो लाइन जा रही है, ये पर्टिकुलर लाइन कुछ जगह पर एलिवेट हो रही है, मीन्स इस पर्टिकुलर जगह पर ब्रूस मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के बीच में हाइपर रिफ्लेक्टिव बैंड्स भी बन रहे हैं. साथ में यहाँ पर किसी चीज का कलेक्शन है जिसके कारण ये बेंडिंग हो रही है, एक लैडर पैटर्न बनता है. वहां पर ड्रूसन ओसीटी में एक और फैसिलिटी होती है, ड्रूसन काउंट भी कर सकते हैं. ओसीटी को जैसे ही कमांड देते हैं ड्रूसन काउंट का, तो वो इसमें बता सकती है रेटिना में कि ऑलमोस्ट कितने ड्रूसन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. सो ओसीटी इज अ वंडरफुल टूल्स फॉर डायग्नोसिंग द रेटिनल डिसीजेज. एट्रोपिक मैकुलर डिजेनरेशन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि
जो ए और सी जो फिगर है, इनमें जो ए वाला फिगर है उसमें ओसीटी उतना जो डिटेक्ट कर रही है वो इंक्रीज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड डिटैचमेंट with result from the decreased ability of the atrophic retinal tissue। जबकि सेकंड जो सी वाला फिगर है उसमें आप देख रहे हैं कि कंप्लीट जो एट्रोफिक चेंजेस, जियोग्राफिक एट्रोफी, मैंने कहा था पूरे रेटिना में एक पर्टिकुलर जगह पर अगर एट्रोफी होगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को आप जियोग्राफिक एट्रोफी कहेंगे। एक्जुडेटिव मैकुलर डिजेनरेशन जिसमें कि नियोवास्कुलराइजेशन मिलेगा, साथ में फ्लूइड का कलेक्शन मिलेगा, हेमोरेज मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में जो ओसीटी होगी वो कुछ इस तरह से आपको शो होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है ये न्यूरोसेंसरी रेटिना है। यहाँ पर जो फिगर डी में अगर आप लोग देखें, ये तो फंडस फोटो है, ए और सी जो है वो फंडस फोटो है। यहाँ पर स्टार बना हुआ है, जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये पर्टिकुलर ट्रायंगल्स रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम डिटैचमेंट को शो कर रहे हैं। मींस उस पर्टिकुलर जगह से आरपीई अलग हो चुकी है। जहां पर नीचे की तरफ एरो है वहां पर कुछ डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पर्टिकुलर डॉट्स डेंस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में जहां पर आप स्टार देख रहे हैं दिस इज हेमोरेज, ये हेमोरेजिक कंडीशन है। यहाँ पर आप रेड में देख पा रहे होंगे फंडस फोटो में कि हेमोरेज हो रखा है। सो इस तरह से हम पूरे कंडीशंस को डायग्नोज करते हैं। साथ में एम्सलर ग्रिड चार्ट, यहाँ पर एक चार्ट आप देख रहे होंगे, द एम्सलर ग्रिड माइट अपीयर लाइक टू समबडी विदाउट एआरबीडी। अब सबसे पहले कि ये पेशेंट ओल्ड एज का पेशेंट आपके पास होगा, यानी कि ओल्ड एज के पेशेंट में जैसा कि आपको पता है कि आफ्टर 40 साल के बाद प्रेसबायोपिक चेंजेस आने लगते हैं। मींस नजदीक का चश्मा उसको आने लगता है, जिसके लिए बोलते हैं कि आपने देखा होगा कई लोग, अंकल लोग अगर अपना चश्मा अगर भूल जाए तो हाथों वो पेपर को दूर करके पढ़ते हैं। इसके लिए उसके एक सब सेंटेंस आया है कि हैंड्स आर नॉट एनफ। वो पर्टिकुलर कंडीशन प्रेसबायोपिक की है तो सबसे पहले उसका नियर का विजन करेक्ट करना है। और अगर पेशेंट जो एक डिस्टॉर्टेड लाइंस अगर उसको बीच में दिख रही हैं, दैट मीन्स कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मैकुलर डिसीज। सो दीज आर द टूल्स फॉर साइन एंड सिम्टम एंड टूल्स। विद ऑल दी थ्री you can diagnose the macular diseases, macular degeneration, geographic atrophy or exudative type of ARMD. So what is the treatment or management? So this is our open area where we play a lot. In current time, there is no proven treatment of ARMD has been established that can cure or stop or even stop the progression of the dry ARMD. किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। Various preventive measures have been studied or experimented in number of researchers to lower the risk factor causing ARMD. Means कि विटामिन सप्लीमेंट देने चाहिए, जो कि सिजेशन ऑफ एल्कोहल और स्मोकिंग प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज करना चाहिए, lifestyle modification, diet modification, control of blood cholesterol level, hypertension, these type of things are described by the modern literature. With these, there is no any cure or even stop the progression of the dry ARMD. This is the standard treatment vitamin supplement for the AREDS formulation for the ARMD. Vitamin C 500 milligram daily, vitamin E 400 international unit, zinc oxide 25 milligram, cupric oxide 2 milligram, lutein and zeaxanthin. Lutein 10 milligram and zeaxanthin 2 milligram. ये पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशंस दिए गए हैं, इन पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस के थ्रू मॉडर्न साइड का ये कहना है कि हम इन विटामिन और के द्वारा ही इस पर्टिकुलर कंडीशन को, मिनरल्स के द्वारा ही इसको रोका जा सकता है।
ठीक। लेकिन जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें ज्यादा कुछ इनका प्रभाव नहीं मिलता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये ड्राई आरएमडी के लिए है। अगर न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाता है तो एंटी वीईजीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिनमें कि इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाते हैं, पेगाटिनेप का, रेमिजुमेब का। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो इंजेक्शन हैं ये इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दिए जाते हैं। हम लोगों को पता होगा कि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जब रिलीज होता है तो नई वेसल्स बनती हैं, उसको रोकने के लिए एंटी वीईजीएफ का यूज किया जाता है, या साथ में इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स, ट्राइमसिनोन इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दिए जाते हैं एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। विजुअल रिहेबिलिटाइजेशन, विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है, लेजर फोटोकोगुलेशन, फोटोडायनेमिक थेरेपी, ये सारी वो थेरेपी हैं जिनमें कि पेशेंट को बहुत ज्यादा कुछ आराम नहीं मिलता, बस ये है कि कुछ देर के लिए समथिंग इज देयर। साथ में स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी और ऑप्टोजेनेटिक्स पर काम इस समय चल रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद में, इसके लिए क्या है और इस कंडीशन को किस तरह से समझा जाए, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो मॉडर्न साइड में क्या क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कहेंगे, ये मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर डिसीज को ही ट्रीट करने जा रहे हैं। हम बेसिकली उस अवस्था को ट्रीट करने जा रहे हैं जो भी अवस्था इस पर्टिकुलर पैथोलॉजी पर चल रही हो। जो भी रोग हमारे यहाँ, क्योंकि कहा गया है यत्र संग खावे गुण्यात व्याधिस तत्र उपजायते, मीन्स दोष अपनी नॉर्मल गति करते हैं, जहां कहीं भी उन दोषों को रुकने का स्थान मिलेगा उस पर्टिकुलर जगह पर ही दोष व्याधि की उत्पत्ति करेंगे। अगर किसी भी तरह से दोष ना रुके, जैसे कि शालाक्य में कहा गया, जो शालाक्य की सामान्य संप्राप्ति बताई है कि शिराभि अनुसराभि दोषे विगुणे ऊर्ध्वम आगते जायन्ते नेत्र भागेशु व्याधि परम दारुणा। मीन्स जो दोष है वो ऊर्ध्व जाके नेत्र के स्थानों पर आश्रित होते हैं, और जहां पर इनको अपना स्थान मिलता है वहीं पर ये अपनी व्याधि उत्पन्न करते हैं। ठीक, यानी कि अगर कोई कंडीशन डीजेनरेटिव कंडीशन है, चाहे वो मैकुला की हो या वो किसी और जगह की हो, एज रिलेटेड चेंजेज हो, जेरियाटिक प्रॉब्लम्स हो, इन सारी प्रॉब्लम्स में किस तरह से हमें आयुर्वेदिक थेरेपी, हमारे जो चिकित्सा सिद्धांत है, जो जेरियाटिक के लिए हमारी रसायन चिकित्सा है, वाजीकरण चिकित्सा है, ठीक, या समन शोधन, जो भी हमारे यहाँ बताया गया है, उन पर्टिकुलर चीजों को किस तरह से हम हमें अप्लाई करना चाहिए और किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर शालाक्य की बात की जाए तो यहाँ पर पित्त विदग्ध दृष्टि, जैसे कि एज रिलेटेड डिजेनरेशन है, यहाँ पर भी 3 शब्द हैं, पित्त, विदग्ध और दृष्टि। पित्त आप लोगों को पता है कि बर्निंग, पित्तप समतापे पित्तम, कॉजिंग पेन, ट्रबल, स्ट्रेस, हीट, फायर, ये सब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। विदग्ध, दग्ध मीन्स ड्राई, स्क्रॉच, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो डिजेनरेशन है उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी क्या हो रहा था कि जो टिश्यू है वो अपने स्पेशलाइज फंक्शन नहीं कर पा रहा था, एट्रोफाइड हो रहा था। यानी कि अगर देखने पर किस तरह से फील हो रहा था कि कंज्यूम्ड बाय फायर, मीन्स उस पर्टिकुलर जगह को न्यूट्रिशन न मिलने से जो एट्रोफाइड हुआ, डिजेनरेशन होने के बाद जो एट्रोफाइड हुआ, वो सारी की सारी कंडीशन एक विदग्धता को शो करती हैं। और दृष्टि अपने आप में सीइंग, लोग, सॉप्टिक्स, मीन्स जहां पर जो रूप है, रूप का दर्शन ना होना ही दृष्टि नाश है। ठीक, ये दृष्टि नाश 2 तरह से हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल है वो ज्यादा वो भी हानि तो पहुंचाते, लेकिन इरिवर्सिबल, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन जिस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इरिवर्सिबल। सो पित्त विदग्ध दृष्टि मीन्स डिटोरिएशन ऑफ दृष्टि exhibiting as vedagdhita produced by vitiated pitta. The vedagdhita here refers to functional impairment, especially
विदग्धता here refers to functional impairment of the drishti or visual apparatus. So in this context, the upsarg V is denoted specifically of dagdh caused by the पित्त. So जहां कहीं भी दग्धता की बात होगी, विदग्धता की बात होगी, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर टिश्यू वर्किंग नहीं है. अगर नेत्र से संबंधित बात की जाए तो कौन कौन सी चीज, या पूरी बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज हैं जो पित्त का प्रकोप कर सकती हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो विदग्धता को कॉज कर सकती हैं, कौन सी वो चीज की पर्टिकुलर निदान है जो अचक्षुष है, आम उत्पादक क्या है और फ्री रेडिकल्स किसके थ्रू प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो नेत्र से रिलेटेड अगर देखा जाए तो जल अभिताप, उष्णाभिताप, उष्ण अभिताप, जल प्रवेशात के कारण पित्त का प्रकोप हो सकता है. तो प्लीज जी, हेलो. हाँ डॉक्टर संध्या, आप थोड़ा माइक म्यूट रखिए बेटा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जी जी डॉक्टर साहब, हाँ जी कंटिन्यू करें. If anybody want any question, then please हाँ जी चैट बॉक्स में लिख देंगे और या फिर लास्ट में ले लेंगे. जी डॉक्टर साहब, हाँ जी. ओके ओके मैडम. सो सॉरी, जहां कहीं भी आयुर्वेद में, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो पर्टिकुलर शास्त्र एक स्थान विशेष के अनुसार नहीं चलता. हमारा शास्त्र एक होल पूरा पिंड रूप के चलता है, जिसके कारण अगर कोई भी व्याधि उत्पन्न होगी तो उस पर्टिकुलर व्याधि की जो स्टार्टिंग फेज होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर बताया गया कि जो आहार से विधि हमारे यहाँ बताई गई गृहिणी चिकित्सा में, उसमें कहा गया कि किस प्रकार से आहार का पाचन होता है और किस प्रकार से आम की उत्पत्ति भी होती है. मीन्स जो पर्टिकुलर साइड है आम प्रोडक्शन की, या जो पैथोलॉजिकल इवेंट्स स्टार्ट होने हैं, वो पर्टिकुलर इवेंट्स एक जगह से स्टार्ट होंगे और जो नॉर्मल प्रोसेस है, मीन्स दोष, धातु और मलों का बनना, एक साम्यावस्था में बॉडी का रहना, अगर किसी भी तरह से डाइजेशन, क्योंकि आहार ही जीवन है, ठीक, आहार के द्वारा बिना किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती. और आहार पंच भौतिकत्व है, चाहे हम सुश्रुत के मत से देखें और चाहे हम चरक के मत से देखें. चरक संप्रदाय और सुश्रुत संप्रदाय ये दोनों बात एक ही तरह से आगे फॉलो करते हैं कि अगर दोषों को सही रूप से बनना है, दोष, धातु, मल, तब भी आहार का प्रॉपर होना जरूरी है. और पंच महाभूत भी अगर सही तरीके से बनने हैं या उनमें भी साम्यता होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आहार का उतना ही महत्व है पाचन का. मीन्स जठराग्नि की जो प्रेजेंस है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या जो हम किसी भी तरह के अगर ऐसे नैदानिक पक्ष लेते हैं, कंटिन्यूअसली लेते हैं, जैसे सुक्त, तरनाल, अम्ल, कुलथ, मांस, इनका प्रयोग यदि कंटिन्यू करते हैं, मद्य सेवन कंटिन्यू करते हैं, मीन्स जितने भी पित्त प्रकोपक निदान है, ये सारे के सारे पित्त प्रकोपक निदान कहीं ना कहीं शरीर में दग्धता कॉज करेंगे. या डायरेक्टली वो कौन सी चीजें हैं जो दग्धता कॉज कर सकती हैं, जैसे सतत दूरेक्षणात्, कंटिन्यू दूर देखना, रजोधूम निषेवणात्, वेगों को रोकना, कोप, अतिश्वेद, भास्कर, ये सारी वो चीजें जो आतप सेवन का बहुत ज्यादा करना, ये कंटिन्यू, ये डायरेक्टली विदग्धता कॉज कर सकती हैं. जबकि पित्तवर्धक निदान यदि लिए जाए तो वो अल्टीमेटली विदग्धता को कॉज कर सकते हैं. और जब विदग्धता शरीर में कहीं होंगी तो उस पर्टिकुलर साइट के अकॉर्डिंग लक्षण मिलेंगे. और अगर विदग्धता नेत्र में होगी तो दृष्टि से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे. तो पित्त प्रकोप के कारण भी विदग्धता हो सकती है, और विदग्धता यदि नेत्र में है तो दृष्टि का नाश हो सकता है. यह विदग्धता डायरेक्ट भी पॉसिबल है और दृष्टि नाश भी डायरेक्ट पॉसिबल है. जैसे ट्रॉमा है, वमन का अतियोग है, वेग धारण है, स्वप्न विपर्य है, ऋतु विपर्य है, ये सारी वो चीजें हैं जो डायरेक्टली दृष्टि का नाश करती हैं. आर्म फॉर्मेशन
अभोजन, अति भोजन जो भी गृहिणी चिकित्सा में बताया गया है, देवा स्वप्न है, देह काल, ऋतु की विपरीत, चिंता, शोक, ये सारी चीजें आम का फॉर्मेशन कराने वाली हैं। आम के बारे में आपने पता होगा। और अगर मॉडर्न वर्ल्ड में जाए तो यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, जो कि आजकल हर चीज में पढ़ रहे हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल, सनलाइट एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मेंटल स्ट्रेस और सम टाइप ऑफ ड्रग यूजेज, ये सारी वो चीजें हैं जो फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी में इंक्रीज करती हैं। और मैंने पहले भी बताया कि जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल, स्कैवेंजर कैपेसिटी, फैगोसाइटोसिस, ये सभी कम हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर साइट पर न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में इसको कहें तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर धातु का निर्माण उस पर्टिकुलर जगह पर होना चाहिए, वो धातु का निर्माण वहां पर, वो धात्वाग्नि कम हो जाएगी, जिसके कारण कि उस धातु का सही रूप से निर्माण नहीं होगा। इस यानी कि ऐसी कंडीशन में हम एक ही चीज करते हैं कि हम अग्नि को प्रदीप्त कराते हैं। सो मेन फैक्टर मीन्स कोई भी डिसीज दोषों के द्वारा जनरेट हो सकती है, डायरेक्टली भी जनरेट हो सकती है। जैसे अभी आगे बात करेंगे न्याय की। संप्राप्ति के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो अचक्षुष निदान सेवन या मिथ्याहार, मिथ्या विहार जब आप करते हैं तो अपान वायु, व्यन वायु के प्रकोप के साथ पित्त पाचक, पित्त डोमिनेटिंग त्रिदोष प्रकोप होगा, जिसके कारण ओम फॉर्मेशन होगा। और आम के कारण श्रोत्रावरोध, धातु दुष्टि, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और प्रोवोकेशन, अगर कंटिन्यू यही निदान रहेंगे तो प्रकोप अवस्था में आएंगे, जिसके कारण की डिफ्यूजन ऑफ डोज इन होल बॉडी थ्रू द सिरा एंड स्रोतस, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रसरावस्था। सिरा टू बार्स अगर नेत्र से रिलेटेड है तो ऊर्ध्वजत्रुगत पार्ट में प्राणवायु और आलोचक पित्त को इन्वॉल्व करके लोकलाइजेशन ऑफ दोषा इन द दृष्टि, दिस इज द स्टेज ऑफ स्थान संश्रय। और ऐसी कंडीशन में जो आप ड्रूसन देख रहे थे, आप हेमोरेज देख रहे थे, बहुत सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही थी, दिस इज अ कंडीशन ऑफ व्यक्तावस्था ऑफ द डिसीज। अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं किया गया तो अल्टीमेटली द दृष्टि नाश पेशेंट में होगा और दिस इज अ उपद्रव ऑफ द डिसीज। स्वरूप पीता भवेदस्य नरस्य दृष्टि, दृष्टि पीत हो जाएगी, जैसा कि डिसीज में बताया गया है। पीतानि रूपाणि च मन्यते, पेशेंट को भी सब कुछ पीला दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड जैंथोप्सी एंड मॉडर्न साइंस। देवाम न पश्यति निशि वीक्षते च, देवा में दिन में नहीं देख पाता लेकिन रात्रि में, क्योंकि दिन पित्त का जो प्रकोप है वो कफ की अधिकता रात्रि में अधिक हो जाती है, जिसके कारण वो रात्रि में तो थोड़ा देख पाता है लेकिन दिन में पित्त डोमिनेंट होने के कारण उसको दिखाई नहीं देता। सो आम के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। चिकित्सा के बारे में जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने कहा कि पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज संक्षेप का क्रिया योगो निदानम परिवर्तनम। मॉडर्न भी यही कहता है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उन पर्टिकुलर पॉजिटिव फैक्टर्स को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज अवॉइडेंस ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर और प्रोवोकेटिव एजेंट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ चिकित्सा इन मैक्सिमम अवर पैकेज। वन इज स्थानिक चिकित्सा एंड सेकंड वन इज सार्वदैहिक चिकित्सा। सो अगर हम काय चिकित्सा की बात करें, पंचकर्मा की बात करें, तो जो पंचकर्म है वो सार्वदैहिक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन स्थानिक नेत्र चिकित्सा में जो क्रियाकल्प बताए गए, तर्पण, पुटपाक, आश्चोतन, पिंडी, बिडालक, सेक, आश्चोतन, ये सभी वो पर्टिकुलर चीजें हैं जो स्थानिक चिकित्सा करती हैं। और एक सार्वदैहिक चिकित्सा, सार्वदैहिक चिकित्सा यानी कि समन और शोधन। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम किस तरह से ये डिसाइड करें कि डोज के अनुसार, आयु के अनुसार, बल के अनुसार, ऋतु के अनुसार और रोग की अवस्था के अनुसार हमें किस प्रकार के क्रियाकल्पों का प्रयोग कराना चाहिए और कि शरीर, ऋतु, बल के अनुसार हमें किस प्रकार से समान अवस्था में रखना है। दोष अधिक बढ़े हुए हैं तो शोधन कराना है,
डोज कम मात्रा में है तो समन कराना है। जैसे कि क्रियाकल्प स्थानिक चिकित्सा में आती है, ठीक है, सेक, आश्चोतन, अंजन, पिंडी, विडालक, तर्पण, ये सभी स्थानिक चिकित्सा के ही रूप हैं। आपने एक चीज, दो तरह के न्याय हम लोग पढ़ते हैं, एक खले का पोत न्याय और एक केदारी कुल न्याय। जो खले का पोत न्याय एक तरह का एग्जाम्पल है कि जो हम डायरेक्टली एक स्थानिक चिकित्सा करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर दोष बढ़ा हुआ है, उसी स्थान पर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो सार्वदेहिक नहीं है। अगर इस तरह की फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है तो वहां पर स्थानिक चिकित्सा का लाभ है, मीन्स उसी जगह पर ही हमें वो ट्रीटमेंट कर देना है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दोषों का प्रकोप पूरी बॉडी में है और सार्वदेहिक लक्षणों के साथ भी पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमें धातुगत चिकित्सा करनी आवश्यक है। क्योंकि हम क्षयज अवस्था की बात कर रहे हैं, तो नस्य नासा ही शीर्षोद्वारम, नासा ही सिर का द्वार है, और ये आई इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, आंख ब्रेन का पार्ट है। सो हमें नस्य पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या हमें नस्य कराना चाहिए, या ऐसी व्याधियां जिनमें ऊर्ध्वजत्रुगत किसी भी प्रकार के रोग में नस्य का अपना एक बड़ा स्थान है। और स्पेशली गुड नंबर ऑफ नस्य योगा आर डिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसीजेज और ऊर्ध्वजत्रुगत रोग। वी कैन इम्प्लांट द in form of medicated oils, grape powder, detoxin और स्वरस in the नस्य क्रिया। So यहाँ पर मैंने classification of नस्य, as you see the classification of नस्य in this slide according to Chirag Bhagwat and Sushrut, but I am highlighted नावन नस्य, that is स्नेहन शोधन, स्नेहन नस्य, दृंघण, मर्स और प्रतिमर्श नस्य, because this is a condition of क्षयज अवस्था and patient is in वृद्धावस्था। So ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा स्नेह का प्रयोग कराना है जो कि बृंघण इफेक्ट डाले, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली ही दोषों का क्षय हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आम की अवस्था ना हो, यानी कि पहले दीपन पाचन चिकित्सा करने के पश्चात ही उसमें नस्य का प्रयोग कराना चाहिए। जो नस्य के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उनमें कभी भी नस्य नहीं कराना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने नस्य को दृष्टि प्रदान भी बोला है कि जो आईसाइट को इंक्रीज करने वाला होता है, और साथ में ये धातु पोषक भी है। नस्य धातुओं का पोषण कराता है, जिसके कारण की धातुएं पुष्ट होंगी, और जो विदग्धता के लक्षण हैं, जो पर्टिकुलर वहां पर टिश्यू डैमेज हो रखा है, उन पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज को भी वो प्रूव करता है। सो स्नेहन नस्य में हम अकॉर्डिंग टू द एज 8 ड्रॉप्स और टॉलरेंस 6 to 8 ड्रॉप्स के साथ स्नेहन नस्य स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्नेहन नस्य ले रहा है तो नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 2 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रॉयल प्रतिमर्श नस्य का भी यूज वह पेशेंट कर सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नस्य। तर्पण, जो भी व्यक्ति नरस, जो भी चीज, एनीथिंग विच सेटिस्फाइड और रीजनरेट और रिजुवनेट, दैट इज कॉल्ड तर्पणम। तर्पयति तर्पणम, जो शरीर को तर्पित करे वही तर्पण है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, कीपिंग और रिटेनिंग मेडिकेटेड ग्रीथ और ऑयल ओवर द आई फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड। तर्पण इज स्निग्ध क्रिया indicated in वात दुष्ट ophthalmic condition, mainly दृष्टिगत रोग। It is commonly indicated in these type of condition। ये पर्टिकुलर वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नेत्र के जो दोषिक अवस्था है उनको तो शांत कर ही सकते हैं, और साथ में हम उन पर्टिकुलर सेल्स को भी रिजुविनेट करा सकते हैं। पुटपाक इज जस्ट लाइक अ तर्पण क्रिया, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड आउट ऑफ प्लांट, लेकिन इसमें एनिमल फ्लैश पड़ता है और मिनरल्स इसमें रहते हैं। आप लोगों को पता है कि सबका एक पिंड बनाया जाता है जिसको कि एक्सट्रैक्ट को गर्म करके कपड़ मिट्टी के द्वारा उसको गर्म करके फिर उसको निचोड़ के और
रस निकाला जाता है और तर्पण की भांति ही उसको डाला जाता है। तो पुटपाक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर दीज कंडीशंस। सो स्थानिक चिकित्सा में हम नस्य का प्रयोग, तर्पण का प्रयोग, पुटपाक का प्रयोग, इन सभी चीजों का प्रयोग, परसेक का प्रयोग। अगर आमावस्था के लक्षण नेत्र में है तो हम तर्पण नहीं कराते, पहले हम सेक का प्रयोग कराते हैं। और स्थानिक चिकित्सा, सार्वदेहिक चिकित्सा में हम रक्त मोक्षण का प्रयोग नेत्र में नहीं कराते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर विसर्गगत चिकित्सा की बात की गई है, लेकिन विरेचन का इसमें, क्योंकि पित्त का इंपॉर्टेंस रहता ही है विदग्धता में, इसलिए दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द सर्वदेहिक चिकित्सा। क्यों, किस तरह से? नंबर 1, इट इज अ पार्ट ऑफ पंचकर्म। चक्षु तेजोवामयम, चक्षु तेज का स्थान है, दृष्टि में तेज का आलोचक पित्त रहता है और पित्त के प्रकोप के कारण ये व्याधियां होती हैं, दृष्टि में स्पेशली विदग्धता। सो ऐसी कंडीशन में जो भी सिरों के रोग हैं, दृष्टि ऊर्जत्रुगत रोग हैं, इन सभी रोगों में स्पेशली तिमिर, काज, स्यंद, अक्षिपात, इनमें आचार्य सुश्रुत ने विरेचन की बात यही देख के की गई है कि यदि सार्वदेहिक पित्त प्रकोप की अवस्था है तो ऐसी कंडीशन में हमें विरेचन कराना चाहिए। विरेचन, स्निग्ध विरेचन हमें को प्रेफर करना चाहिए। मैक्सिमम घृत द्वारा यदि विरेचन कराएं तो वो ऐसी कंडीशंस में स्निग्ध विरेचन वात, पित्त, रक्त तीनों को हरने वाला होता है, जिसका कि हम त्रिविध घृत का प्रयोग करा सकते हैं, त्रिफला घृत का प्रयोग करा सकते हैं। इनके द्वारा हमें विरेचन कराना चाहिए। सो सर्व क्रिया पित्तहर्या, जितनी भी क्रियाएं पित्तहर हैं, स्नेहन, जीवन, त्रिदोषहर, रसायन चिकित्सा, आम पाचन, स्रोतो शुद्धि, वातानुलोमन चिकित्सा और चक्षुष चिकित्सा, ठीक, इन सारी चिकित्साओं के द्वारा हम नेत्र की विदग्धता को दूर करने में सक्षम रहते हैं। अब मैं बात करता हूं रसायन चिकित्सा की। क्यों? रसायन आप लोगों को पता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, रस और आयन। हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिसीज की जहां पर की धातुओं का क्षय है, क्योंकि क्षय के बिना जो वृद्धावस्था में वैसे भी धातुओं का क्षय होता है, ऐसी अवस्था में यदि प्रथम धातु का पोषण नहीं कराया जाएगा तो उत्तरोत्तर धातुएं पोषित नहीं होंगी। और इसके नाम के साथ आयन इसलिए रखा गया क्योंकि ये पर्टिकुलर रसायन चिकित्सा वो चिकित्सा है जो स्रोतों को भी क्लियर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रसायन चिकित्सा ऑपरेट बाय मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम ऑफ द दोष, अग्नि, धातुज एंड प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ मल along with healthy state of mind. रसायन चिकित्सा emphasis on both treating the element and prevention of the disease. Here you can see the mode of action of rasayan. Rasayan working on the 3 level. Number 1, ras, nutritional value of plasma, agni, digestion or metabolism, and srotas means microcirculation. So all of these improved nourishment, and when the nourishment is improved, improve the quality of the tissue. So a combined effect, that is longevity means jaranas, vyadhinas by the immunity, and medha vriddhi by the augmentation of memory and intelligence. Overall, it rejuvenates the body and tissue, cells, all the things with the proper Agni Chikitsa. So these are the rasayan described by in our Sanhitayas, Chavanpras, Amla ki rasayan, Harit ki rasayan, Amla ki घृत. There are so many rasayan described in Charak Sanhita, Susro Sanhita. You can find them in Sanhita. औषधियों का त्रिफला, शतावरी, इन सब चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज, कुछ योगा, योग के लिए योग को भी हम इसमें यम, नियम, आसन, 3 चीजों का हमें प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि योग के द्वारा ऑक्सीजनेशन, जिस कंडीशन में ऑक्सीजनेशन बॉडी माइंड इन्वॉल्व होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन से टिश्यू रिपेयरिंग जल्दी होगी। सूर्य नमस्कार का प्रयोग कर सकते हैं, ताड़ासन, सुखासन, पद्मासन, ये सभी वो आसन हैं जो बॉडी में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करते हैं।
प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन, इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्राण आयाम, जो प्राणों को आयाम दे, और प्राण कहाँ स्थित है? सिर में, ठीक है। प्राणा प्राण वर्ताम यत आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च तस उत्तमांगानाम शिरस्थित भी धीयते। यानी कि प्राणायाम के द्वारा जो शोधन होता है, जो नाड़ियों का शोधन होता है, उन पूरे शोधन से वहां पर रिजुविनेटिव में हेल्प मिलती है। साथ में मुद्रा, ये 2 प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है, वायु मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। इनके द्वारा फीलिंग ऑफ अगर हैवीनेस रहती है आंखों में, या जो वायु मुद्रा है वो स्पेशली नेत्र से विकृत वायु को रिमूव करती है, ऐसी मुद्रा शास्त्र में बताया गया है। त्राटक, अंतःत्राटक, बाह्य त्राटक, मध्य त्राटक, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेति का प्रयोग कर सकते हैं। पथ्य अपथ्य, कुछ पथ्य जैसे पुराण घृत, त्रिफला, यव, गोधूम, लोहितसाली, वेजिटेबल्स में जीवंती है, सिगरू है, कारवेलक है, पटोल है, सतावरी है, ये सभी वो आहार हैं जो कि चक्षुष से बताए गए हैं। तिक्त लघु आहार, पेय विलेपी, इनका प्रयोग करना चाहिए। साथ में जीवंती का प्रयोग करना चाहिए, और दधी है, मांस है, कटु तेल है, इन सभी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। वेग निर्धारण नहीं करना चाहिए। जो निदान मीन्स मैंने ऊपर बताए, पित्त प्रकोपक जो भी रस है, अम्ल, लवण, कटु, इनका विशेष अधिक पालन प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में बहुत सारी वो कंडीशन जो कि बहुत अगर हमें कभी भी उष्णाभितप्त जल प्रवेशात, बहुत गर्म जगह से आके तुरंत ही शीतलता पर नहीं जाना चाहिए, उससे भी नेत्र में दृष्टि नाश होने की चांसेस रहते हैं। बिहार, पादाभ्यंग, सिरा जल स्नान, शीत जल स्नान, नश्य, पादाभ्यंग, लघु आहार, स्वेदन, प्रतिशारण, इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। जबकि शोक, क्रोध, अति निद्रा, इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। दीज आर द प्रीवियस रिसर्च वर्क। ये दिस इज अ गोल्डन एरा फॉर द आयुर्वेदा टू वर्क ऑन द फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय दिस टाइप ऑफ रिसर्चेज। बहुत सारी रिसर्चेज सप्तामृत लॉ पर हुई हैं, कुछ अंजन्स पर हुई हैं, पित्त विदक दृष्टि पर। फॉरेन में भी ये पर्टिकुलर स्टडी चल रही है इस समय। तर्पण, वस्ती, क्षीर सर्पी, नस्य, रसायन घनवटी, इनके द्वारा ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और हमारे यहाँ भी NIA में इस पर रिसर्चेज चल रही हैं। सो ओवरऑल ARMD इज अ विजन थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इन एशियंस। प्रोजेक्टेड नंबर एज अर्लियर से 288 million 2040. Exact treatment modality is not available. So the disease comes under Drishtigat Rog, are of prime importance and are very important area in relation of research field, as they causes visual imbalance which can affect greatly. So number of research work should be conducted in various centers of Ayurveda to find optimum and standard treatment of these डिसीज। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा लास्ट, कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जो डीजनरेशन में, जिनमें सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है। जैसे अश्वगंधा, वेदानिया सोमनीफेरा, उस पर बहुत सारा काम, एक्सट्रैक्ट हम 300 मिलीग्राम तक दे सकते हैं इसका। शिलाजतु, इस पर भी बहुत काम चल रहा है। ये सभी पर्टिकुलर जितनी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, ये सभी डीजनरेटिव चीजों पर काम करने वाली है। मंडूक पर्णी, सेंटेला एशियाटिका, दुग्धिका, यसद, यसद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यसद और मुक्ता सुक्ति, स्वर्णमाक्षिक और अभ्रक, ये वो चीजें हैं जो कि स्पेशली डीजनरेटिव कंडीशंस में दी जाती हैं। साथ में रसायन जिनको कहा गया है गुडुरुचि, गोक्षुर और आमलकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी डीजनरेटिव कंडीशंस में हमें इनका यूज करना चाहिए। साथ में सेंटेला पेनिकुलेटा, ज्योतिषमती का प्रयोग, कपिकच्छु, वचा, एकोरस कैलेमस, दुग्धिका, दुग्धिका इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द डीजनरेटिव कंडीशन। इन सारी ड्रग्स को हमें यूज करना चाहिए।
मुक्ता सुक्ति 75 मिलीग्राम तक हम यूज कर सकते हैं, स्वर्णमाक्षिक 50 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं, और अब्रक 20 मिलीग्राम की डोज में हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट द degenerative type of disorder in all over body. So my dear friends, this is all about the age-related macular degeneration, how we can prevent these type of conditions in body and give successful work to the betterment of the society by our Chikitsa Siddhant, by our Ayurvedic drugs, by our Ayurvedic procedures. Thank you very much. Thank you so much, sir. You have beautifully elaborated this macular degeneration topic और मुझे आज थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है कि मैं अभी यूजी में क्यों नहीं हूँ। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छे से मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेद एस्पेक्ट बहुत ही सहजता से, पता नहीं पड़ा 1.25 घंटा आपने नॉन स्टॉप बोला और उतनी ही सहजता से। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेरी चैट बॉक्स में है सर जी। In case of exudate, we have to focus on पित्त शामक चिकित्सा only. Yes. जैसा कि पंकज राय जी ने पूछा है कि in case of exudative also we have to focus on पित्त शामक चिकित्सा only, because the pathology is starting with in a sequences. This is a consequence of the dry type of ARMD. So basically your treatment is based upon the primary stage. आप स्थानिक चिकित्सा के लिए अगर कोई एक्जुडेटिव ARMD है, ऐसी कंडीशन में निशा अम्ल की अगर कोई भी न्यूवास्कुलराइजेशन है, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में सिंगल ड्रग, एक ही ड्रग ऐसी है जो कि anti-VEGF इफेक्ट रखती है, दैट इज हरिद्रा। अगर कोई भी रोगी आपके पास आता है जिसमें कि एक्जुडेटिव ARMD है या बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल न्यूवास्कुलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे वो एक्जुडेटिव ARMD हो, चाहे वो कोई सी भी तरह की कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन में हमें पित्त शामक चिकित्सा तो देनी ही, साथ में हमें हरिद्रा का विशेष रूप से प्रयोग कराना है और आम शामक चिकित्सा प्राइमरी स्टेज पर अग्निदीपन के बिना हमें कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पर एडिमा तभी रिड्यूस होगा जब आप आम पाचन चिकित्सा स्टार्ट करेंगे। आम पाचन अगर चिकित्सा स्टार्ट नहीं की, जठराग्नि को प्रदीप्त नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में हरिद्रा भी वर्क नहीं करेगी। थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई क्वेरी हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।